नमस्कार मित्रों, मनोविज्ञान की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं अधिगम के भेद, कि अधिगम के कौन-कौन से भेद हैं। तो इसमें देखिए, गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम का अर्थ ऐसे कार्यों को सीखने से है जिसमें शारीरिक प्रक्रियाएं या बाह्य व्यवहार का मुख्य रूप से प्रदर्शित होता है मुख्य रूप से प्रदर्शित होता है। इसमें बालक की शरीर संचालन गति पर नियंत्रण सीखता है। गत्यात्मक रूप से सीखे गए कार्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण किया जा सकता है। वाचिक व शाब्दिक अधिगम। वाचिक व शाब्दिक अधिगम में देखो, मानव अधिकांश वाचिक अधिगम के द्वारा सीखता है तथा पाठशाला में शिक्षा वाचिक अधिगम है। अनुबंधन। मार्क्स के अनुसार नए प्रकार के उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध जिस अधिगम परिस्थितियों में सीखे जाते हैं उन्हें अनुबंधन कहा जाता है। समस्यात्मक। समस्या समाधान। इस प्रकार के सीखने के प्रयोजन में अनेक प्रतिक्रियाओं में से विशेष प्रतिक्रिया चुनकर क्रिया करता है तथा इस प्रकार से सीखने में प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखना भी शामिल है। तथा सामाजिक अधिगम। माता पिता, परिवारजन व समाज के अन्य परिवर्तनों और विकास को एक सीमा तक सीखने के पश्चात पर्यावरण और समाज के द्वारा अपने व्यवहारों और अनुभवों का परिवर्तन करना सीखता है या अधिगम करता है। बौद्धिक अधिगम। संवेदन गति से प्राप्त होने वाले ज्ञान के विकास का अर्जन तथा प्रतिबोधात्मक अधिगम। बालक के संपर्क में आने वाले प्रत्येक वस्तु का अर्थ मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है। तथा संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम के अंतर्गत हम कह सकते हैं संकल्पनात्मक अधिगम, इसमें व्यक्ति के तर्क, चिंतन, कल्पना आदि सहचार्य का विकास होता है। सहचार्यात्मक अधिगम। नए संकल्पना तभी कारगर होते हैं जब सहचार्य के द्वारा पूर्ण अवधारणाओं को बल दिया जाता है। तथा सालध्यात्मक अधिगम। संकल्पना के ज्ञान की ओर बढ़ने तथा बालक में प्राप्त अनुभव व ज्ञान के मूल्यांकन में गुण दोषों की विवेचना करने की शक्ति आ जाती है। अभिवृत्तात्मक अधिगम। जिस वस्तु या कार्य के प्रति धारणा बन जाती है जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। संवेदना गति अधिगम। यह व्यवहार में संशोधन का सरलतम रूप है। इसके अंतर्गत बालक कौशल का अर्जन करता है। अधिगम और परिपक्वता। बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गोसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। परिपक्वता का अर्थ उस अभिवृद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को सीखने से पहले आवश्यक होता है। जिस कार्य को सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक परिपक्वता आवश्यक है, उसे पहले से ही बालकों को नहीं सिखाना चाहिए। तथा परिपक्वता एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की संपन्नता अवस्थाएं तथा कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। परिपक्वता की प्रक्रिया बालक में तब चलती है जब वह स्नाविक शक्ति की विवृद्धि का ह्रास प्रारंभ नहीं होता है। जब बालक स्नाविक और मांसपेशियों की प्रौढ़ता को प्राप्त कर लेता है तो उसमें परिपक्वता की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। परिपक्वता का महत्व कौशलों के अधिगम, संवेगों एवं वस्तु के बोध के क्षेत्र में है। सामाजिक अधिगम। बंडूरा के अनुसार अल्बर्ट बंडूरा व्यवहारवादी थे तथा उन्होंने व्यवहार में मॉडल रूपांतरण लाने पर बल दिया तथा सीखने वालों के समय एक मॉडल जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही वह भी अपने व्यवहार में रूपांतरण करने का प्रयास करता है। मॉडल को देखकर के व्यक्ति नए व्यवहार भी सीख जाता है जो कभी कभी जटिल भी होते हैं। बंडूरा ने 2 प्रकार के मॉडल को महत्वपूर्ण माना है जो व्यक्ति के अधिगम में बहुत दृढ़ प्रभाव डालते हैं। उसमें अभिभावक और शिक्षक शामिल होते हैं। तदात्मीकरण। बंडूरा एवं बाल्टर ने बताया कि मॉडल ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करे जो निरीक्षणकर्ता के लिए नवीन हो तथा इसका तदात्मीकरण करने का प्रयास करता है तथा जबकि उसका परिणाम सकारात्मक हो। तदात्मीकरण का प्रयोग सामाजिकरण के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। इस प्रकार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। तदात्मीकरण, अनुकरण और सामाजिकरण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा तदात्मीकरण में बच्चे और मॉडल के व्यवहार और उनकी भावनाओं तथा अभिवृत्तियों में बहुत सी समानता होती है जिसके कारण बच्चा मॉडल को अपने जैसा महसूस करता है और बच्चा उसके व्यवहार की विशेषताओं से इतना प्रभावित होता है कि बच्चे में स्वयं उस मॉडल जैसे होने की इच्छा उत्पन्न होती है। बालक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेता है।
मॉडल के गुणों को आत्मसात करने, अपने व्यक्तित्व को उसके जैसे बनाने का प्रयास किया जाता है। अनुकरण और तदात्मीकरण में अंतर। अनुकरण एक सचेत क्रिया होती है, तदात्मीकरण क्या होती है, एक असचेत स्तर पर भी हो सकता है आंशिक रूप से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। अनुकरण में प्राथमिक प्रबलन की विशेष महत्व रखते हैं, जबकि तदात्मीकरण में गौण प्रबलनों का विशेष महत्व होता है। अनुकरण एक प्रकार की यांत्रिक क्रिया है, जबकि तदात्मीकरण को प्रक्रिया अत्यंत सोच समझकर की जाती है। अनुकरण में मॉडल के व्यवहार की बालक के द्वारा नकल की जाती है, जबकि तदात्मीकरण में मॉडल की भूमिकाओं का, जो मॉडल की हमारी भूमिकाएं होती हैं, का अधिगम किया जाता है। अनुकरण के मॉडल के रूप में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जबकि तदात्मीकरण के मॉडल के साथ में भावात्मक लगाव होना आवश्यक है तथा अनुकरण की प्रक्रिया बालक की सामान्य जिज्ञासा के कारण होती है, जबकि तदात्मीकरण में निर्भरता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का तात्पर्य आंतरिक उत्तेजना से होता है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किससे होता है, आंतरिक उत्तेजना से होता है, तथा जिसके कारण व्यक्ति कोई कार्य या व्यवहार करता है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी की मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति भाषा की मोटो धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैरी, मोटर या माउंटेन। इस प्रकार अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में किसी कार्य को करने का बोध होता है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया या एक आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया किसी विशेष दिशा की ओर अग्रसर करती है। अभिप्रेरणा क्रिया जब तक जारी रहती है तब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति न हो सके, तथा गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा के कारण व्यक्ति सक्रिय होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक उत्साह से क्रियाशील हो जाता है। प्रत्येक प्राणी के व्यवहार की व्याख्या अभिप्रेरणा और अंतर्नोदों के द्वारा की जाती है। अभिप्रेरणा एक उपकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो व्यवहार के निर्धारण से संबंधित है। एटकिंस के अनुसार अभिप्रेरणा वह स्थिति है जो व्यवहार को सक्रिय करती है और उसे दिशा प्रदान करती है, और उसे क्या प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है। देखिए, जैसे अभिप्रेरणा एक आंतरिक कमाऊ स्थिति है जिसके द्वारा किसी का व्यवहार उसे आरंभ करने की जो प्रवृत्ति होती है वह व्यवहार की दिशा तथा मात्रा भी निश्चित करता है। अभिप्रेरणा की प्रमुख विशेषताएं या प्रकार। अभिप्रेरणा में व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है तथा उसके उद्देश्य करने के लिए ही प्राणी प्रयास करता है। प्राणी के लक्ष्यों में किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो सकता है। अभिप्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल होता है। इस अवस्था में अधिक उत्तेजना और क्रियाशीलता दिखाई देती है। अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक होता है। अभिप्रेरित व्यवहार अर्जित तथा जानत होता है तथा अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरणा के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययनों का प्रारंभ से अध्ययन होता है। इसके अनुसार अभिप्रेरित व्यवहार मूल प्रवृत्तियां हैं तथा अभिप्रेरित व्यवहार का कारण अंतर्नोद है तथा अभिप्रेरणा के प्रकार। सकारात्मक अभिप्रेरणा बालक के द्वारा किसी कार्य को अपनी इच्छा से करना, उसमें उसे और अधिक संतोष मिलना, इस प्रकार की अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा बालक के द्वारा किसी कार्य को अपनी इच्छा से न करके किसी दूसरी इच्छा से करना, और इसमें बालक किसी बाह्य प्रभाव के कारण करता है, इसलिए उसे बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, प्रतिद्वंदिता आदि का उपयोग करके उसे नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा प्रदान करता है। बालकों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा अधिक उपयुक्त समझी जाती है। अभिप्रेरणा के स्रोत या अंग। आवश्यकताएं। प्रत्येक प्राणी की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति पर ही उनका जीवन आधारित होता है। जल, भोजन, निद्रा आदि उनकी मुख्य आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उनके शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह तनाव की स्थिति में आ जाता है। अंतर्नोद तथा प्राणोदन या चालक। प्राणी की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को हम अंतर्नोद या चालक कहते हैं। उद्दीपन या प्रोत्साहन, ये बाह्य वातावरण की वह वस्तु है जो आवश्यकता की पूर्ति करके बालक या अंतर्नोद की संतुष्टि करता है। ठीक है।
आगे देखिए मित्रों, इसी के अंतर्गत हम अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत है वे मैं आपको बताती हूँ। मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, लॉरेंस का आनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत तथा सिगमंड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और एच मॉस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। अभिप्रेरक क्या है? मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसकी जन्मजात स्वाभाविक और अर्जित प्रवृत्तियों का हाथ होता है तथा ये प्रवृत्तियां ही उसके व्यवहार को प्रेरित करती है तथा उसे अभिप्रेरक की संज्ञा दी गई है। उदाहरण के लिए, जब भूख की अवस्था होती है तो पेट की दीवारों में संकुचन होता है जिससे व्यक्ति अपने अंदर का तनाव अनुभव करता है तथा इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए वह भोजन संज्ञा दी गई है तथा वह भोजन की खोज करता है तथा वह सब जारी रखता है और जब तक कि वह अपनी भूख नहीं मिटा लेता तब तक वह जारी रखता है तथा भूख की स्थिति तथा अभिप्रेरणा इसके कारण उत्पन्न होती है, उसे हम भूख प्रेरक कहते हैं। भूख चालक भोजन करने के लिए प्रेरणा देता है। जब भोजन पेट में पहुंच जाता है तो भूख चालक समाप्त हो जाती है, फलतः भोजन के प्रेरक या अभिप्रेरणा का भी अंत हो जाता है तथा व्यक्ति जागृत अवस्था में भी सतर्क, सजग और सक्रिय और क्रियाशील होता है। लिंगनसे के अनुसार मस्तिष्क का एक विशेष भाग जिसे हम रेटिक्युलर्स फॉर्मेशन या जलीय आकार भी कहते हैं, यह भाग उद्वेलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अभिप्रेरक के प्रकार: प्राथमिक अंतर्नोद, भूख अंतर्नोद। प्रत्येक व्यक्ति कार्य से ऊर्जा का हास करता है इसलिए भोजन करता है। शरीर में विकसित होने और सतत सक्रिय होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है तथा कार्लसन के अनुसार भूख अंतर्नोद की उत्पत्ति तथा आमाशय के असंकुचनों के कारण होती है। प्यास अंतर्नोद, पानी की आवश्यकता से प्यास अंतर्नोद के उत्पन्न होने के कारण प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर प्रस्तुत किए गए ये सभी उच्च स्तरीय चीजों में पाया जाता है। नींद अंतर्नोद, प्राणी जब कार्य करता है तो वह थकान आती है तो थकान में वह सोने में काम हो जाती है तथा मस्तिष्क की स्थिति इसको कहते हैं रिक्यूलर होमिशंस, अर्थात नींद जब आने लगती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा का संचालन हो गया हमारे शरीर में। और इसी प्रकार से सामाजिक अभिप्रेरणा, डॉलमैन के अनुसार प्राणी के प्राथमिक अंतर्नोदों की अंतर्दृष्टि के लिए कुंठा उत्पन्न होती है। इस कुंठा के परिणाम स्वरूप बालक व्यक्ति में सामाजिक अंतर्नोदों की उत्पत्ति हो जाती है तथा अनुमोदित और अभिप्रेरक होता है। और जब वह किसी व्यक्ति में यह अभिप्रेरणा अधिक मात्रा में होती है तो वह व्यक्ति केवल समाज के द्वारा मान्य कार्यों को ही करता है, निषिद्ध कार्यों को नहीं करता है। संबंध अभिप्रेरक, इस अभिप्रेरणा की उपस्थिति में व्यक्ति को दूसरों के साथ रहने में, उसके संबंध बनाने में संतोष का अनुभव होता है तथा यह अभिप्रेरक व्यक्ति व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। उपलब्धि अभिप्रेरक, यह प्रेरणा जिन लोगों में अधिक मात्रा में पाई जाती है वे लोग ऐसे कार्यों को करना पसंद करते हैं जिससे उनकी प्रशंसा हो तथा इस अभिप्रेरणा को सर्वाधिक महत्व मैक्लीलैंड और एकिंटन्स ने दी है। ATT चित्रों की सहायता से मैक्लीलैंड ने इस अभिप्रेरक को मापने की एक मात्रात्मक प्रविधि का विकास किया है तथा शक्ति अभिप्रेरणा समाज में सभी लोग यह प्रवृत्ति कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। विशेषता दूसरे लोगों को नियंत्रण में रखने में संतुष्टि का अनुभव करना, दूसरे लोगों से अपनी इच्छा कार्य करा लेने पर संतुष्टि का अनुभव करना, दूसरों के भाग्य का निर्धारक समझकर संतुष्टि का अनुभव करना। इस प्रवृत्ति में अभिप्रेरित व्यक्ति प्रभुत्व जमाकर तर्क, प्रार्थना या अनुनय विनय के साथ या रोककर उस दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस अभिप्रेरक का मापन TAT की सहायता से किया जाता है तथा यदि एक व्यक्ति अथवा समूह के लोगों में यह अंतर्नोद अधिक मात्रा में है तो वह रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं और विध्वंसक भी हो सकते हैं। अब इसी तरह से आगे देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमने पूरा अभी पढ़ा है, ठीक है ना, ये हम पूरा अभी पढ़ चुके हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारा जो अभी जो आगे जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।